वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम यूजीसी नेट 11 दिसंबर 2026 बैच के लिए यूट्यूब पर सारी क्लासेज जो है इसकी 10 यूनिट जो है बिल्कुल फ्री में कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग पिछली क्लासेज को नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली क्लासेज को देखिए। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो हम लोग का कल की क्लास में जो है जियो सिंक्लाइन जो है, हमने जो जियो सिंक्लाइन आप लोग को ऐसी कुछ स्थलाकृति बताई थी, उसमें हमारा हॉक की जो है संकल्पना कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग को कोबर के बारे में पढ़ना था। तो कोबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कोबर, आप लोग हेडिंग डालिए, कोबर की संकल्पना। कोबर की संकल्पना, ठीक है, मतलब कोबर महोदय जो है वो क्या कहते हैं। तो इनकी संकल्पना में क्या है, जैसे हमने कल बताया था कि मान लीजिए ये एक कुछ ऐसी स्थलाकृति हमने बताई थी कि ये एक भूसन्नति है, इसमें जो है जल भी पाया जाएगा, इसमें अवसाद दोनों पाए जाएंगे। और किनारे पर जो है हमने बताया था कि ऐसे दो दृढ़ भूखंड, यहाँ पर दो दृढ़ भूखंड ऐसे रहते हैं। ठीक है, इसके किनारे पर। और धीरे धीरे जो होता है वो नदियों द्वारा अवसाद इसमें लाया जाता है। अवसादों की जमाव की वजह से इसमें तली में धसाव होता जाता है, जिसके कारण ये गहराई इसकी ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम जियो सिंक्लाइन के बारे में बता दिए थे। तो यहाँ पर कोबर महोदय जो हो वो क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि इसकी जियो सिंक्लाइन की अवस्थाएं कौन कौन सी है। अवस्था मतलब बताएंगे, अवस्था से मतलब है इनका कि इस जियो सिंक्लाइन का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, ये निर्माण की अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक एक स्टेप्स में, जैसे बताएंगे कि लिथोजेनेसिस में क्या हुआ था, ओरोजेनेसिस में क्या हुआ है, फिर ग्लेप्टोजेनेसिस में क्या हुआ है, ऐसे ऐसे करके ये 3-4 अवस्थाएं देंगे। ठीक है, तो उसी अवस्थाओं के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है कि जियो सिंक्लाइन का निर्माण कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए, हम बोल रहे हैं अब। इसमें लिखिए कोबर की संकल्पना, हेडिंग डालिए कोबर की संकल्पना, और फिर हेडिंग डालिए स्टेजेस ऑफ जियो सिंक्लाइन, मतलब भूसन्नति की अवस्थाएं। हेडिंग डालिए भूसन्नति की अवस्थाएं, की अवस्थाएं। ऐसे हेडिंग डालिए। ठीक है, इसमें हम बोल रहे हैं, अब लिखिए जर्मन भूगर्भशास्त्री, जर्मन भूगर्भशास्त्री कोबर महोदय, कोबर महोदय, इनकी पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक का नाम ऐसे लिखिए डेरबाउ, डेरबाउ डेर इर्डे। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम डेरबाउ डेर इर्डे में, लिखिए में, इन्होंने स्टेजेज ऑफ जियो सिंक्लाइन को बताया है, मतलब भूसन्नति की अवस्थाओं को बताया है, में भूसन्नति की अवस्थाओं को बताया है। नेक्स्ट लिखिए, इन्होंने ही कहा है कि जियो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन वलित पर्वत का पालना है, वलित पर्वत का, वलित पर्वत का पालना है, पालना है। ठीक है, इन्होंने, कोबर महोदय ने क्या कहा, इन्होंने इनकी पुस्तक का नाम था डेरबाउ डेर इर्डे। ठीक है, इन्होंने कहा कि, मतलब इन्होंने स्टेजेज ऑफ जियो सिंक्लाइन को बताया है, और इन्होंने कहा कि जियो सिंक्लाइन जो है वो वलित पर्वत का पालना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे हमने बताया था कि हमको जो आज वलित पर्वत, हमने पिछली क्लासेज में ये बताया था। ठीक है, कि हमको आज जहाँ वलित पर्वत दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये वलित पर्वत है, तो कहीं कई वर्ष पहले, कई सैकड़ों वर्ष पहले उस जगह पर एक जियो सिंक्लाइन थी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कोबर महोदय ने ही बताया था। ठीक है, ये चीज़ जो उस दिन हम आप लोग को बता रहे थे वो कोबर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वो कोबर महोदय ने बताया था, ये चीज़ थी। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर इनकी 3 अवस्थाएं हैं, इनकी 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, मतलब भूसन्नति के निर्माण की 3 अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब पहला लिखिए, वैसे पॉइंट में तीनों लिख लीजिए, फिर एक एक करके बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट लिखिए लिथोजेनेसिस, लिथोजेनेसिस, लिथोजेनेसिस,
जेनेसिस, 1 मिनट कट जा रहा है, लिथोजेनेसिस, ठीक है, ये हो गया। सेकंड इज ओरोजेनेसिस, इसकी हिंदी नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा, ओरोजेनेसिस। एंड थर्ड इज ग्लिप्टोजेनेसिस, ठीक है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग लिथोजेनेसिस, लिथोजेनेसिस। इसमें हम पहले बोल रहे हैं उसको लिखिए, फिर समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही सारी चीजें हैं जो अभी हमने बताया था कि किनारे पर भूखंड होता है और फिर नदियों द्वारा धीरे धीरे अवसादों का जमाव होता है, यही सारी चीजें, ठीक है। तो वही सारी चीजें फिर से पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखिए लिथोजेनेसिस में यह पर्वत निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती है। प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में भूसन्नति की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में भूसन्नति की उत्पत्ति होती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, अवसादों का जमाव होता है। अवसादों का जमाव होता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, तली में धसाव होता है। तली में धसाव होता है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, भूसन्नति के निर्माण के पश्चात समीपस्थ मतलब समीप के, अभी समझाएंगे, पहले लिखिए, ठीक है। समीपस्थ, ऐसे लिखिए, समीपस्थ स्थल से नदियों द्वारा भूसन्नति की तली में अवसादों के जमाव से अवसाद, ठीक है, ऐसे रहेगा, अवसादों के जमाव से भूसन्नति की मोटाई में वृद्धि होती है। भूसन्नति की मोटाई में वृद्धि होती है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक भूसन्नति है, ठीक है, ये ऐसे एक भूसन्नति है, तो ये बताते हैं कि ये पर्वत निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था होती है, मतलब पर्वत निर्माण करने की ये पहली अवस्था है। इसमें भूसन्नति की उत्पत्ति होती है, दूसरा पॉइंट ये बताइए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बताते हैं, जैसे हमने बताया था कि ऐसे नदियों द्वारा, ठीक है, इसमें अवसादों का ऐसे जमाव होता रहता है, ठीक है, हमने बताया था। तो यही बता रहे हैं कि अवसादों का जमाव होता है। फिर हमने बताया था कि ऐसे तली में ऐसे धसाव होता जाता है, ठीक है। तो यही चीज है कि तली में धसाव होता है। और फिर ये बताते हैं कि अवसादों के जमाव से भूसन्नति की मोटाई में वृद्धि होती जाती है। मतलब जब अवसाद ऐसे भरता चला जाएगा तो इसकी मोटाई जो है वो मोटी होती जाएगी। जैसे यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ तक आ गया अवसाद, तो इसकी मोटाई जो है ये ऐसे मोटी होती जाएगी, ये चीज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, मतलब लिथोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेज पर, ठीक है। और सेकंड स्टेज है हमारा ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस, अब हेडिंग डालिए आप लोग ओरोजेनेसिस, और इसमें हम बोल रहे हैं, पहले लिखिए फिर समझाएंगे, ठीक है। लिखिए, भूसन्नति की तली में धसाव की एक सीमा होती है जिसके पश्चात निक्षेप नहीं हो सकता है। फलतः संकुचन बल के कारण, ऐसे रहेगा, ठीक है, फलतः संकुचन बल के कारण दृढ़ भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। दृढ़ भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं।
तो इन अवसादों में वलन हो जाता है। तो इन अवसादों में वलन हो जाता है। इन अवसादों में वलन हो जाता है। ठीक है, इनमें वलन हो जाता है, ये सारी चीजें। और फिर नेक्स्ट लिखिए, किनारों के वलित भाग में, किनारों के वलित भाग को रहेगा। ठीक है, किनारों के वलित भाग को रेड केटन, रेड ऐसे लिखिए, स्क्रीन देखिए, रेड केटन। ठीक है, रेड केटन। किनारों के वलित भाग को रेड केटन कहते हैं तथा मध्य भाग को श्वासिन, ऐसे लिखिए, श्वासिन वर्ग, श्वासिन वर्ग कहा है। ठीक है, ये कोवर महोदय बताते हैं, श्वासिन वर्ग कहा है। ठीक है, आप समझ लेते हैं, आप लोग लिख लिए, अब समझ लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए ये भूसन्नति थी ऐसे। ठीक है, ये कोई भूसन्नति थी, तो ये क्या बताते हैं कि इनकी जो तली में धंसाव होने की एक सीमा होती है, मतलब तली में एक धंसाव, जैसे मान लीजिए ये दृढ़ भूखंड है और इसकी लास्ट मतलब पॉइंट यहाँ पर है और तली में ऐसे ऐसे धंसाव होता गया, ऐसे धंसाव होता गया, तो इसके नीचे धंसाव कहाँ होगा, इसके नीचे जगह ही नहीं है। ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि तली में धंसाव की एक सीमा होती है जिसके पश्चात निक्षेप नहीं हो सकता। मतलब अब इसके नीचे जो है, यहाँ के नीचे, इसके नीचे निक्षेप नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, संपीड़नात्मक बल के कारण, मतलब ऐसे सोचिए आप लोग, अगर कोई चीज़ ऐसे मान लीजिए एक पेपर है। ठीक है, पेपर को आप ऐसे हाथ में, दोनों हाथ की, कैसे समझाएं, दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, आप ऐसे किनारे पे यहाँ पर पेपर को ऐसे, खाली पेपर को ऐसे पकड़िए दोनों किनारे पर। ठीक है, और बीच में इस जगह पर हवा में ऐसे पकड़िए और बीच में एक ऐसे भारी ईंट या पत्थर गिरा दीजिए, तो क्या होगा, पेपर ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ये दोनों, कैसे समझाऊं मैं, ये दोनों ऐसे पेपर जो होंगे ये ऐसे उठ जाएंगे, ऐसे ये फोल्ड हो जाएगा पेपर। ठीक है, मतलब नीचे धंस जाएगा पेपर। ठीक है, ऐसा समझिए आप लोग कि जब ज़्यादा संपीड़न बल लग जाएगा तो ये पेपर ऐसे नीचे गिर जाएगा और बीच में ऐसे दोनों किनारे से उठ जाएगा। ठीक है, इमेजिन कीजिए, मैं इस पे दिखा नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि मेरे हैंड दिखेंगे नहीं इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होता है, तो अभी जब बताएंगे तब ये समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संकुचन बल के कारण दृढ़ भूखंड जो होते हैं वो एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, दृढ़ भूखंड जो है वो ऐसे एक दूसरे की ओर पास आ गए, मतलब ये चीजें ऐसे खिसक आती हैं इधर को। ठीक है, ये बीच में जब ऐसे धंसा हुआ, जो ये हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि बीच में जब ईंट गिर जाएगा तो ये पत्थर जो होगा ऐसे किनारे से उठ जाएगा। तो यहाँ भी वही होता है, जब इस बीच से ऐसे यहाँ धंसाव ज़्यादा होता है, हैवी हो जाता है, तो किनारे वाले पार्ट जो होते हैं ऐसे उठ जाते हैं। ठीक है, ऐसे उठ जाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे उठ जाता है। तब जब ये उठता है तो इसी भाग को जो होता है इसमें वलन आ जाता है, मतलब उठ जाता है या वलन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को जो है इन्होंने नाम दिया है रेड केटन। यही है हमारा रेड केटन। ठीक है, जो किनारे भाग उठ गया है उसको रेड केटन कहेंगे। ठीक है, यही है हमारा रेड केटन। और फिर बोलते हैं कि मध्य पिंड को शॉसिनबर्ग कहा। ये जो मध्य का पिंड है, यहाँ जो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसको बोलेंगे शॉसिनबर्ग। ठीक है, शॉसिनबर्ग, मतलब मध्य का पिंड जो है वो शॉसिनबर्ग कहलाता है। तो आई होप आप लोग इसको समझने की कोशिश किए होंगे। अगर ये फिगर से नहीं भी समझ में आया होगा तो जितना हमने लिखाया है कि किनारे के भाग को रेड केटन, शॉसिनबर्ग मध्य के भाग को, इतना ही अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, हम आप लोग को बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोग के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्जाम में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थर्ड हेडिंग डालिए ग्लिप्टोजेनेसिस। आप लोग पीपीटी के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, जैसे नोट्स लिखा रहे हैं, अगर आप लोग मेहनत करना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे नोट्स लिखते चलिए, पीपीटी वगैरह इन सब के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, और एक बेहतरीन नोट्स आप लोग को हम लिखवाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा, मैं अभी बोल दे रही हूँ, जो बच्चा जो है लास्ट क्लास तक, दिसंबर नवंबर के पहले पहले ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो लास्ट नवंबर तक रुका रहेगा उसका जो होगा वो 98% जो होगा
सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 98%। और उसके क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मिनट, उसके क्वेश्चन जो होंगे वो 95% एग्जाम में सही होंगे, ठीक है, 100% गारंटेड। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्लेप्टोजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें लिखिए आप लोग, हम बोल रहे हैं पर्वतों के विकास की यह अंतिम अवस्था है। यहाँ पर्वतों का उत्थान मंद मतलब धीरे, ठीक है, मंद एवं दीर्घकालिक, ऐसे लिखिए, दीर्घकालिक होता है, ठीक है। क्या कहते हैं कोबर महोदय? ये कहते हैं कि पर्वतों का निर्माण मतलब दीर्घकालिक और मंद होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि एक रात ऐसे है सुबह उठे तो पर्वत खड़ा है, ऐसे नहीं है। ये बताते हैं कि मंद गति से ये ऐसे पर्वत का निर्माण होता है, मतलब सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, अचानक पर्वत का निर्माण नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कोबर की संकल्पना थी। तो हमारा कोबर की संकल्पना, हॉक की संकल्पना, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिए पर्वत का विभाजन। अब हम कुछ पर्वत का विभाजन कर देते हैं और बाकी हम विभाजन जो है इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हेडिंग डालिए पर्वत का विभाजन और इसमें लिखिए, हम डायग्राम बना रहे हैं, वो डायग्राम देखिएगा, ठीक है। पहला हम लेते हैं चार्नियन, ऐसे लिखते चलिए, ठीक है। फर्स्ट लिखिए चार्नियन, ठीक। सेकंड लिखिए कैलिडोनियन, ऐसे इसको लाइन में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। कैलिडोनियन और जो है ऐसे लाइन कीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए हर्सिनियन, यहाँ पे, ठीक है। इसको 4 से 3 लाइन से करिएगा, ठीक है। और यहाँ भी लिखना है आप लोग को, मेरे में जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख के दिखा देती। यहाँ पे लिखिए हर्सिनियन, ऐसे लिखा रहेगा हर्सिनियन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। लिखना यहाँ है हर्सिनियन, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए, इस वाले लाइन में लिखिए, इस वाले रो में अल्पाइन, ठीक है। ये कुछ पर्वतों के काल हैं, ठीक है, मतलब चार्नियन काल, कैलोडेनियन काल, हर्सिनियन काल, अल्पाइन काल, ठीक है। तो अब चार्नियन के नीचे लिखिए प्रीकैम्बियन, ठीक है। चार्नियन के नीचे ही लिखिएगा अरावली। मतलब ये प्रकार है कि इनमें कौन सी पर्वत आएगी, ठीक है। तो चार्नियन में 2 प्रकार की पर्वत आएगी, पहला प्रीकैम्बियन, दूसरा अरावली, ठीक है। अब लिखिए कैलिडोनियन के नीचे लिखिए पूर्वी घाट, विंध्यन, ठीक है। ये सारी चीजें, इसको हम इंडियन ज्योग्राफी में, भारत के भूगोल में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। विंध्यन, सतपुड़ा, ये हमारा आएगा कैलिडोनियन में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए हर्सिनियन के नीचे आप लोग लिखिए आल्प्स, ठीक है, आल्प्स हो गया, अप्लेसियन हो गया, दोनों है इसी में, ठीक है, आल्प्स, अप्लेसियन। एंड थर्ड इज ब्लैक माउंटेन, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट, ये, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, ये इतना इसमें आ जाएगा। अल्पाइन में लिखिए आप लोग, अल्पाइन के नीचे लिखिए हिमालय, मतलब जो बिल्कुल नया है वो अभी हमारा अल्पाइन है, और जो सबसे पुराना है वो चार्नियन है, ठीक है। तो इसमें हिमालय आ गया, रॉकीज आ गया, ठीक है, रॉकीज आ गया, एंडीज आ गया, ये सारे जो है बिल्कुल नए हैं, अल्पाइन में आएंगे, ठीक है। तो हमारा ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाएंगे अपने जियोमॉर्फिक साइकिल, ठीक है, मतलब अपर्दन चक्र, ठीक है। अपर्दन चक्र के बारे में आ गए हैं, इसको अब हम डेविस के बारे में समझेंगे, और फिर प्लॉट, प्लैंक, इन सब के बारे में समझेंगे, किक्रमे के बारे में समझेंगे, एल्सी किंग, इन सब के बारे में समझेंगे, और फिर हमारा लैंड फॉर्म्स वाला टॉपिक, ठीक है, लैंड फॉर्म्स,
जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं उन सब के बारे में पढ़ लेंगे और आइसोस्टेसी, ठीक है, आइसोस्टेसी। उसके बाद आप लोग की जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी के लिए कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन जो होंगे आप लोग के सॉल्व होंगे, ठीक है। तो 2 दिन में हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी पर, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी पर। तो हम लोग जो है वो अपने सिलेबस को बहुत ही टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।